राज अंबानी ग्रुप की ओर से आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों आइए हम लोग इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रबर के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का प्रयोग जो है रबर के संश्लेषण में किया जाता है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ जो है वो क्या होता है हमारा। तो दोस्तों इसका जो कच्चा पदार्थ होता है वो आपको होता है ऑप्शन बी, एडिपिक अम्ल। ऑप्शन बी, एडिपिक अम्ल जो है नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि मोमबत्ती का जलना क्या कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या उपरयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मोमबत्ती का जलना जो होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरियम। बेरियम के कारण जो है हरा रंग दिखता है जब आतिशबाजी होती है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। इस विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु जो होती है वो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना, यूरेनियम, पारा अथवा नियोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना। सोना जो होता है वो सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का उपयोग जो है हम लोग पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में लाते हैं। पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व जो होता है सभी रंगीन यौगिक बनाता है। निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है वो सभी रंगीन यौगिक बनाता है, ऑप्शन ए। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि सबसे हल्का तत्व हमारा क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे हल्का तत्व जो है वो ऑप्शन ए, हाइड्रोजन होता है। बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि सोना जो होता है किस अम्ल में घुल जाता है। सोना हमारा किस अम्ल में घुल जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्लराज। अम्लराज में जो होता है सोना पूरी तरह से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिया सलाई में, जिसे माचिस कहते हैं, दिया सलाई में प्रयुक्त क्या होता है। दिया सलाई में प्रयुक्त क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल फास्फोरस। दिया सलाई में जो होता है वो लाल फास्फोरस होता है। पुनः हम लोग देखते हैं कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन से। एसिटिलीन के द्वारा युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें हमेशा आपको देखते रहना चाहिए क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में आने वाले हैं तथा काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पुनः अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो क्या होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाइलियम। पुनः क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ है वो क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन बी, टेट्रा एथिलेट जो होता है वो पेट्रोल में विषैला पदार्थ होता है। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं कि शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम में हमारा क्या आता है? ड्राई क्लीनिंग के काम में हमारा क्या आता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजीन। बेंजीन जो होता है वो ड्राई क्लीनिंग या शुष्क धुलाई के काम में आता है। पुनः हम प्रश्नों को देखते हैं कि दवा बनाने के काम में आता है, दवा बनाने के काम में आता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, फिक्रिक अम्ल। फिक्रिक अम्ल जो है वो दवा बनाने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। सबसे अधिक संख्या में जिस तत्व के यौगिक हैं वो है हमारा कार्बन। पुनः देखते हैं कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न में से किस उत्प्रेरक को प्रयोग में हम लोग लाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा। हैबर विधि से जो अमोनिया का निर्माण होता है उसमें लोहा को प्रयोग में लाया जाता है। पुनः क्वेश्चन देखते हैं कि नीला स्याही, नीली स्याही जो होती है उसको बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो नीली स्याही जो बनाने का काम में आता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड लेड। रेड लेड का प्रयोग जो है हम लोग नीली स्याही को बनाने में करते हैं। पुनः है कि रेयॉन रेसे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। रेयॉन रेसे जो हैं वो इनमें से किससे तैयार किया जाता है? सेलुलोज से, बेकेलाइट से, यूरिया से या फॉर्मेल्डिहाइड से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुलोज। सेलुलोज से जो होता है रेयॉन रेसा तैयार किया जाता है। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नाभि का आकार है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो नाभि का आकार को बताता है कि 10-15 मीटर जो होता है वो नाभि का आकार होता है। पुनः देखते हैं कि निम्न में से अस्थायी कण है। निम्न में से अस्थायी कण हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या सभी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है एक अस्थायी कण होता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि किसी परमाणु के गुण जो हैं इनमें से किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी भी परमाणु के गुण जो होते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। किसी भी परमाणु का गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। पुनः हम लोग देखते हैं कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। विटामिन B12 का जो होता है जलीय विलयन का रंग वो हमारा गुलाबी होता है। पुनः अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सबसे हल्की धातु क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, लिथियम। लिथियम जो होता है वो सबसे हल्की धातु होती है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग पुनः देखते हैं आगे प्रश्नों को जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बसा जो है विलय होते हैं। बसा विलय होते हैं इनमें से किन में जो है घुल जाता है, विलय हो जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में बसा जो है वो विलय होता है, घुल जाता है। इसके बाद के क्वेश्चन है कि एस्पिरिन बनाई जाती है। एस्पिरिन हमारा बनाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलिक अम्ल से। थैलिक अम्ल से हम लोग एस्पिरिन बनाते हैं। पुनः देखते हैं हम लोग कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम होता है वो ऑप्शन डी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल जो होता है एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सबसे भारी धातु इनमें से क्या है? तो दोस्तों सबसे भारी धातु जो होता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ओस्मियम। ओस्मियम जो होता है सबसे भारी धातु होता है।
पुनः एक क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता इनमें से कौन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्समैन। बॉक्समैन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता थे। सारे दोस्तों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पुनः हम लोग देखते हैं कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है। एक करीब करीब बहुत सारे कंपटीशन के प्रश्नों में पूछा गया है कि जल का शुद्धिकरण जो है इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन के द्वारा जो होता है दोस्तों जल का शुद्धिकरण किया जाता है। बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, इनमें से कौन है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व होता है। पुनः हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। हमारा जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला होता है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे। पुणे में जो है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। इसके बाद है फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों फ्रियोन का जो रासायनिक नाम होता है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है, ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है, एथिलीन का, ब्यूटाडाइन का, स्टाइटीन का या टेट्राफ्लोरोएथीन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेट्राफ्लोरोएथीन का टेफ्लॉन का बहुलक होता है। इसके बाद के क्वेश्चन है कि संश्लेषित रेशा है, इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसमें से जो रेयॉन होता है ऑप्शन ए वो संश्लेषित रेशा होता है। पुनः हम लोग देखते हैं कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के द्वारा का प्रयोग जो है हम लोग कांच पर लिखने के लिए करते हैं। पुनः देखते हैं हम लोग कि समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण के द्वारा समुद्री जल से हम लोग नमक बनाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये सारे जो प्रश्न सिलेक्टेड हैं काफ़ी वीवीआई हैं तथा काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर इसी तरह के प्रश्नों को देखना है दोस्तों तो हमारा चैनल राज अंबानी ग्रुप को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।